जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज के सेशन में एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। बहुत अच्छा चैप्टर है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हिसाब से भी अच्छा चैप्टर है। लगभग 3 से 4 जो प्रश्न है उसका एवरेज है इस चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि इसमें समझने का भी काफी कुछ है, रटने से काम नहीं चलेगा। बाकी जो दूसरे चैप्टर हैं जैसे सेल वाला चैप्टर हुआ, बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर हुआ, तो उनको भी आपको थोड़ा सा अगर आइडिया होगा तो ये यहां पर आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि रिलेट करके मैं पढ़ाता हूं आपको बायो को एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर से, तो आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्टार्ट अपन करते हैं उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण का परिचय। आपको करना क्या है, जो भी यहां पर बताया जा रहा है 100% एनसीईआरटी बेस्ड होगा। जो एनसीईआरटी से बाहर जो भी टॉपिक्स होंगे, एक बार एनसीईआरटी का सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाए उसके बाद में उन्हें अपन डिस्कस करेंगे। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी बेस्ड होगा और उसे आपको नोट करते हुए चलना है। जो भी बता रहा हूं, आप नोटबुक है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं तो रफली आप उसे लिखते चलेंगे और उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 100% एनसीईआरटी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 100% में बोल रहा हूं। तो यहां से अपन बात करते हैं परिचय की, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के परिचय की, इंट्रोडक्शन की, क्या अपन को आता है और क्या अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो परिचय है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको स्किप कर दिया जाए। एनसीईआरटी का जो पहला ही पैराग्राफ है उसमें से लगभग 10 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। लगभग कितने प्रश्न बन सकते हैं? 10 प्रश्न। बहुत अच्छे से आपको देखने की जरूरत है। परिचय की बात करें तो 2 शब्द आपको चैप्टर में बता रखे, चैप्टर के नाम में बता रखे। एक तो बता रखा है उच्च पादप और दूसरा बता रखा है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। उच्च पादप की आप बात करो तो जो तीसरा चैप्टर अपन पढ़ते हैं एनसीईआरटी का पादप जगत, वहां पर अपन बोलते हैं शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 प्रकार हैं पादपों के। तो जो उच्च पादप है, वैसे तो ब्रायोफाइट के बाद के जो है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन्हें अपन बोलते हैं, लेकिन पादपों में अपन प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं तो सारा अपन आइडिया अपने को होना चाहिए, ठीक है। तो उच्च पादप में आपके पास क्या आएगा? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएगा। अब रही बात प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की, इसको समझने से पहले अपन बात करें तो जितने भी जंतु हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मनुष्य भी इसके अंदर हैं, या दूसरे जो जीव हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे पादप पर अपने एनर्जी के लिए, अपने जो फूड है उसके लिए, ठीक है। जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी ऊर्जा है, उसके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपन किस पर निर्भर कर रहे हैं? पादप पर निर्भर कर रहे हैं। तो पादप जो है वो क्या है? वहां पर एक तरह से भोजन का निर्माण कर रहा है। तो यहां जीवों की क्लासिफिकेशन की बात करें, परिभाषा अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले जो बेसिक पॉइंट है उसे आप लोग समझिए। जीवों की जो अपन बात करते हैं, जो भी जीव है उसे 2 पार्ट में अपन पढ़ते हैं। पहला अपने पास है सिंपल सा स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, और दूसरा होता है विषमपोषी, हेट्रोट्रॉप्स। ये आपके है ऑटोट्रॉप्स और ये है हेट्रोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब क्या है? स्व का मतलब क्या है? खुद का भोजन संश्लेषण खुद कर सकता है। विषमपोषी मतलब दूसरों के ऊपर वो निर्भर करेगा। जैसे मैं हूं, मुझे गाजर से एनर्जी मिल रही है तो मैं गाजर खाऊंगा, पालक से मिल रही है पालक खाऊंगा, ठीक है। तो वो है आपके पास विषमपोषी। दूसरे जीव जो है वो विषमपोषी, लगभग सारे के सारे। स्वपोषी कौन से? पादप है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कर सकते हैं, अपना खुद का भोजन ये बना सकते हैं। सारी बात समझ में? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अपन किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? पादप पर निर्भर कर रहे हैं। अब जो प्रकाश संश्लेषण होगा, स्वपोषी की जो बात करें, प्रकाश संश्लेषण की जो अपन बात कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार की प्रोसेस है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है, अब ये जो टर्म लिखा है इससे आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस आगे अपन चलेंगे, अच्छे अच्छे शब्द बताऊंगा मैं आपको कि ये तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। ये तो आपको समझ में आ रहा है सिंपल सा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी सर? एक तो सबसे पहले जो लाइट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है, उसकी जरूरत पड़ेगी। इसका एक्सपेरिमेंट भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। प्रकाश ऊर्जा की आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरा CO2 की आपको जरूरत पड़ेगी, और तीसरा H2O की आपको जरूरत यहां पर पड़ेगी।
H2O की आपको जरूरत यहां पर पड़ेगी। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, ये जो CO2 है किस फॉर्म में है? गैसीय अवस्था में है। किस फॉर्म में? गैसीय अवस्था में, जो वातावरण में है। ठीक है, जो वातावरण में है, पादप वहां से लेगा। स्ट्रोमेटा का एक फंक्शन अपन ने देखा था। स्ट्रोमेटा क्या करता है? स्ट्रोमेटा एक तो आपके वाष्पोत्सर्जन में काम में आता है, जो रंध्र है, और दूसरा क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। तो CO2 ले रहा है, O2 छोड़ रहा है, तो वो उसका काम है। तो यहां पर ये जो CO2 है, उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो CO2 बताया जा रहा है, ये कौन सा है? ए कार्बनिक है। किस प्रकार का है? ए कार्बनिक है, गैसीय अवस्था में है। यहां सिंपल सा ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये गैसीय अवस्था में है। जब इसको H2O मिलेगा, जब इसको एनर्जी मिलेगी, तो ये आगे चलकर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, या सिंपल सा ग्लूकोज यहां पर बनाएगा, जो होता है एक्वस फॉर्म में, तरल फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? तरल रूप में होता है। ये गैसीय है, वो किसमें? तरल रूप में। तो प्रकाश संश्लेषण में आपको एक कार्बनिक CO2 है, H2 है, और एनर्जी आप दे रहे हो। यहां जो बना है, ये किस प्रकार का बनेगा? ये यहां पर बनेगा कार्बनिक यौगिक। कैसा बनेगा? कार्बनिक यौगिक। तो यहां से क्या परिभाषा चेंज हो सकती है? यहां से प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा चेंज हो सकती है। 3-4 शब्द इसके अंदर है। एक कार्बनिक जो CO2 है, जिससे, क्योंकि अपन यहां क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण हो रहा, 6H12O6 बन रहा है, तो अपन खुद से तो नहीं कर रहे अपने अंदर। अपन पादप को लेंगे, पादप कहां से लेंगे? मृदा से लेंगे, जो भी कार्बन का सोर्स है उनके पास, तो वो वहां से आपके पास ले रहा है, दूसरे तरीके से ले रहा है। तो इस इक्वेशन को आप लोग देखते हैं, वैसे इसे बैलेंस करके आगे भी अपन देखेंगे। 6CO2 + 6H2 = 6H12 और 6 और एनर्जी वगैरह की बात करते हैं। तो यहां एनर्जी की आपको जरूरत पड़ रही है, तो इस अभिक्रिया को मैं क्या कह सकता हूं? इस अभिक्रिया को यहां मैं लिखता हूं, इस अभिक्रिया को मैं कह सकता हूं अंतः ऊष्मीय या एंडोथर्मिक। मतलब ऊर्जा आप उसमें काम में ले रहे हो, और वो ऊर्जा कैसी है? प्रकाश ऊर्जा है, जो सनलाइट है, सूरज की ऊर्जा। वो तो यूनिवर्सल सोर्स है एक तरह से ऊर्जा का, तो वो आप यहां पर काम में ले रहे हो। सब आरी बात समझे? तो एक शब्द आपने यूज किया अंतः ऊष्मीय। एक कार्बनिक से कार्बनिक में परिवर्तित हो रहा है। ये आपके पास सरल रूप है। CO2 जो है बिल्कुल सरल रूप में, और ये कैसा है? जटिल रूप में। तो सरल से जटिल की ओर जब बनती है, तो जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार की होती है? संश्लेषणात्मक होती है, जिसे अपन अंग्रेजी में बोलते हैं एनाबोलिक। क्या होता है? एनाबोलिक। संश्लेषण होता है एक तरह से, ठीक है, एनाबोलिक। अगर मनुष्य की आप बात करो, तो यही जो ग्लूकोज है, यही जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? वापस से 6CO2 और H2 में परिवर्तित हो जाता है, जब श्वसन की प्रोसेस होती है। तो वहां पर जो 17वां चैप्टर है NCERT का, वहां पर क्या होता है? एक तरह से कैटाबोलिक प्रोसेस है, विघटन वहां पर हो रहा है, जटिल से सरल में जा रहे हैं, एनर्जी वहां पर फ्री हो रही है। श्वसन क्यों कर रहे हैं? एनर्जी की जरूरत है, बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तभी तो श्वसन अपन कर रहे हैं। तो इसका उल्टा वहां पर होता है, तो कैटाबोलिक प्रोसेस हो जाती है। तो यहां संश्लेषणात्मक है, एनाबोलिक की बात करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं लिख रहा हूं NCERT का, कि ये जो प्रोसेस है वो है भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। कैसी है? भौतिक रासायनिक, फिजिको केमिकल प्रक्रिया है, या क्रिया लिख देता हूं सिंपल सा। इसका क्या मतलब है, इसको भी आप लोग समझिए। भौतिक का मतलब उसकी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहा है। भौतिक का मतलब उसकी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहा है, और रसायन का मतलब रसायन परिवर्तन हो रहे हैं, वही आपके पास है। तो यहां आप देखो CO2 किस रूप में, कार्बन जो है वो किस रूप में। अगर CO2 ना लो, आप केवल कार्बन को लो, कार्बन को अपन फिक्स कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं। अपन मनुष्य नहीं कर सकते, दूसरे जंतु अगर नहीं कर रहे, तो पादप जो है इस कार्बन को फिक्स कर रहे हैं। अभी गैसीय अवस्था में है, अभी किस में आ चुके हैं? तरल अवस्था। तो यहां क्या हुआ है? भौतिक रूप परिवर्तित हुआ है, गैस से तरल में गए। रासायनिक, रसायनों का इन्वॉल्वमेंट है, रसायनों की प्रक्रिया हो रही है। तो यहां पर दोनों शब्दों को मिलाकर के अपन ने क्या लिखा है? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। आगे बस इतना सब तो क्लियर होगा बालको। नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सा हो चुका है। इस प्रकार तो ये क्या हो रहा है? एक कार्बनिक से कार्बनिक में परिवर्तित हो रहा है। सनलाइट ऊर्जा का एक सोर्स है, और ये जो पादप है, ये क्या है? बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार है। ये जीवन का आधार ये बना रहे हैं, जो प्रोसेस हो रही है वो जीवन का आधार ये बना रहे हैं। अब प्रकाश संश्लेषण
का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके दो रीजन है, ए और बी। ए रीजन में आपके पास क्या, एक तो ऊर्जा का ये स्रोत है सर, ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो फिर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है जो मेन महत्व, वो है पादप जो है ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। यहां पर इस इक्वेशन को आप बैलेंस करते हो तो O2 भी यहां पर निकलती है। ऑक्सीजन जब मुक्त होगी तो अपन क्या कर रहे हैं, श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं। सारी बात समझ में। तो ये जो ऑक्सीजन का मुक्त होना है, जब आप उद्विकास पढ़ते हो 12th क्लास के एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर आप लोग पढ़ते हो तो वहां पर भी बात करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, और जहां प्रकाश संश्लेषण होगा वहां ऑक्सीजन भी क्या होगी, मुक्त होगी। सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें पिगमेंट्स होते हैं, जो पादप है उसके समान वर्णक होते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण जब करेंगे तो ऑक्सीजन वो क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। इसकी वजह से अपन जो है वो श्वसन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। सारी बात समझ। तो ये इसका क्या है, महत्व है। सिंपल सा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अपन चलते हैं, अपन जानते क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग समझिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी मेरी तरफ से तो, कम से कम बस डिसिप्लिन इसलिए आप कीजिए। 5 घंटे पढ़ रहे तो 5 घंटे डेली पढ़िए, ऐसा नहीं कि 8 घंटे आज पढ़ लिए, कल 1 घंटा भी नहीं पढ़ा और काम अपना हो गया आसान। तो ऐसा आसान नहीं होता है, डिसिप्लिन से आप पढ़ेंगे तो काम आसान अपना हो जाएगा। चलिए अब आगे अपन चलते हैं छोटे से टॉपिक में, व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं उसके बारे में। 2 छोटे से एक्सपेरिमेंट है जो शायद आपने 10th क्लास में पढ़े, 9th और 10th क्लास में पढ़े, ठीक है। और अगर भूल गए तो एनसीईआरटी में यहां आपको दे रखे हैं, वो आपको यहां पर पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही नीट वाला जो एक प्रश्न पूछेगा। पहले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का ही एक तरह से वो आपको आइडिया दे रहा है कि क्या प्रकाश संश्लेषण सच में होता है या वहम है। तो प्रकाश संश्लेषण में आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, अभी मैंने आपको बताया CO2 की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आप क्लोरोफिल की आप बात करो, क्लोरोफिल जो पिगमेंटेड पार्ट है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। H2 आपके पास है, ऊर्जा की आपको, या जो प्रकाश ऊर्जा है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, प्रकाश ऊर्जा, और जल की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। अब इनकी जो जरूरत हो रही है, पहले एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है कि पहले एक्सपेरिमेंट में ये कोई पत्ती है, ये एक्सपेरिमेंट या प्रयोग नंबर 1, ये आपके पास पत्ती है। अगर ये पत्ती बिल्कुल फ्री है एटमॉस्फेयर में, यहां से लाइट आ रही है, तो ये क्या करेगा सर, प्रकाश संश्लेषण की ये प्रोसेस कर लेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कर लेगा, अगर नॉर्मल है ये, तो कोई बीमारी वगैरह नहीं है तो, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ये कर लेगा। क्योंकि बीमारी शब्द में यूज में ले रहा हूं क्योंकि आपने जो 12वां चैप्टर है वहां पर क्या पढ़ा था, वहां पर पढ़ा था कि जो अनिवार्य तत्व उसकी कमी हो गई तो नेक्रोसिस, क्लोरोसिस वगैरह वगैरह अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल है, सनलाइट अगर आ रही है तो प्रकाश संश्लेषण होगा। दूसरे केस में अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा टॉपिक पॉइंट यहां से बताऊंगा कि आधी पत्ती को मैंने क्या कर दिया है, आधी पत्ती को मैंने यहां से कवर कर दिया है ब्लैक पेपर से। किससे, ब्लैक पेपर से, यहां इसको मैंने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। ये मेरे पास है काला पेपर, पेपर को हिंदी में क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है। ये काले पेपर से मैंने इसको कवर कर दिया, बाकी ये जो आधा पोर्शन है ये एक्सपोज है। तो जो सनलाइट आ रही है, जो सूर्य की लाइट आ रही है, तो उसमें आपने क्या देखा था कि उसमें आधा जो काला पेपर वाला जो पोर्शन है पत्ती का, वहां पर किसी भी प्रकार से ग्लूकोज वगैरह या जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, स्टार्च जिसे अपन मेनली बोलते हैं, ठीक है, जो ग्लूकोज आगे चलकर स्टार्च नहीं परिवर्तित होता है, वो यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि जो एक्सपोज पार्ट था, जहां पर काला पेपर नहीं था, वहां पर क्या हो गया था भाई साहब, स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया था, निर्माण हो गया था।
वैसे तो क्या होता है, जहां निर्माण होता है जिस भी पार्ट में क्लोरोफिल होता है वहां से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो जाता है, लेकिन वो आपने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है, ठीक है, इसीलिए वहां पर बता रहा कि अर्ली क्लास में आपने जो पढ़ा है उसके बारे में आइडिया है आपको, तो उम्मीद में करता हूँ आइडिया है। तो स्टार्च का निर्माण होता है। अब मैं आपको जो जीव अणु उस चैप्टर से जोड़ता हूँ इस वाले पॉइंट को। नीट में या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर अगर आपने पत्ती का आधा भाग एक्सपोज रखा और आधा भाग कवर करके रखा, तो कौन सा पार्ट आयोडीन सॉल्यूशन या जो आयोडीन टेस्ट है वो पॉजिटिव देगा? क्योंकि आपने बायोमोलिक्यूल जैव अणु में एक टॉपिक आता है 9.5 पॉलीसेकेराइड, उसमें स्टार्च के बारे में बात कर रखी है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर वगैरह होती है, वो आयोडीन के साथ में जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव देता है, और वो जो कलर देता है कैसा देता है, ब्लू कलर देता है। इसमें नहीं देगा, वो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगा। ये एनसीईआरटी में बात लिखी, इस चैप्टर में नहीं लिखी, उसमें लिखी, जोड़ के पढ़ो, जोड़ के। अरे बस सुने, तो ये आपका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें से पूछे CO2 हटा दिया जाए तो क्या होगा? नहीं होगा। क्लोरोफिल को हटा दिया जाए तो क्या होगा? नहीं होगा। प्रकाश को हटा दिया जाए तो क्या होगा? नहीं होगा। तो ये सिंपल सा प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर अपन चलते हैं। ये भी अपन जानते हैं और नहीं भी जानते तो जानना जरूरी, एनसीईआरटी में दिया है, तो नीट में पूछ सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है कि ये आपके पास सिंपल सी कोई क्या है, टेस्ट ट्यूब है, परखनली जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में, बड़ी सी बना देता हूं थोड़ी सी, ठीक है, ये है टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने रखा है कुछ कॉटन, कॉटन रखा है, कपास रखा है, जो मिक्स है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन होता है कि ये CO2 को अवशोषित ये कर लेता है, CO2 का अवशोषण ये कर लेता है। अब क्या हुआ, अब मैंने एक पत्ती ली वापस से, ठीक है, ये पत्ती मैंने ली। अब इसमें जो आधा भाग है, इस पत्ते का जो आधा भाग आपको दिख रहा है, वो तो किसके अंदर है साहब? ये वाला मान लो, इतना सा जो पोर्शन है, ये वाला आधा जो भाग इसे मैंने कवर कर लिया है, और वो टेस्ट ट्यूब की ओर है, और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर है, ये वाला जो पोर्शन है, और आधा क्या है, बाहर है, ये पत्ते का जो भाग है। तो अब बात की जाए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला जो भाग है, जब यहां से प्रकाश आएगा, प्रकाश, क्योंकि यहां तो मैंने यहां तो काले पेपर से कवर किया, यहां काला पेपर नहीं, तो प्रकाश तो आएगा, इसका मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं, यहां नहीं होगा। आधे भाग में जो है, यहां पर अगर CO2 की बात करें, ये जो CO2 है, इसमें जितनी भी CO2 होगी वो क्या करेगा, यहां ये जो कपास वाला पोर्शन रखा है जिसके अंदर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो CO2 का अवशोषण कर लेगा, और जब CO2 नहीं होगी तो क्या आगे ग्लूकोज या स्टार्च बनेगा? तो जवाब होगा नहीं बनेगा। जबकि बाहर वाला साहब इसमें कैसे होगा, तो बाहर वाला तो CO2 ले सकता है ना रंध्र से, तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा, स्टार्च का निर्माण होगा, सिंपल सा स्टार्च का निर्माण होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से अपने को क्या पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की तो जरूरत है ही, उसके अलावा जो CO2 है, कार्बन का सोर्स है, उसकी भी क्या है, जरूरत है। हरी बात सुने, तो ये दो एक्सपेरिमेंट है और ये आपका परिचय है, इतना यहां से क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, ऐसे मत देखो, एनसीईआरटी पढ़ो तो काम बनेगा, इसको देखो तो काम बनेगा। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो जो अर्ली एक्सपेरिमेंट है, जो पहले के एक्सपेरिमेंट थे, कुछ 7-8 साइंटिस्टों ने किए थे वैसे, उनको अपन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। तो उसका जो रिजल्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन देखेंगे, अलग अलग ने अलग अलग बताया है, वो यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे, और आगे की ओर अपन चलते रहेंगे जब तक नीट आता है तब तक। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।